जी, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज 2-3 मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात, पीडीएम के साथ हुकूमती इत्तेहाद में शामिल ये जमात एकदम से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, जो कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, वज़ीर ख़ारिजा हैं, उन्होंने एक जलसा-ए-आम में एक तरह से धमकी देते हुए अपनी ही हुकूमती इत्तेहादी जमात नून लीग को कह दिया कि अगर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बजट के हवाले से दूर ना किए गए, तो फिर बजट को वोट नहीं दिया जाएगा। अब ये ऐसे मौके पे बिलावल भुट्टो की तरफ से धमकी सामने आई कि जबकि इलेक्शन की आमद है, इलेक्शन जियर है, तिबल जंग बच चुका है, इलेक्शन की तैयारियों का कहीं ना कहीं आगाज हो चुका है, इंतखाबी इत्तेहाद बनने टूटने की बातें हो रही हैं, जोड़ तोड़ के सीजन का आगाज हो चुका है, नई नई सियासी जमातें जन्म ले चुकी हैं, नए नए पॉलिटिकल डायनामिक्स जो है, पावर डायनामिक्स जो है वो जन्म ले रहे हैं। और इसी में यही गुफ्तगू हो रही थी कि आसिफ अली जरदारी भी पीपल्स पार्टी में पंजाब में बहुत ज्यादा एक्टिव है पीपल्स पार्टी को दोबारा से फाल करने के लिए। सो इस सिनेरियो में या इन हालात में बिलावल भुट्टो की तरफ से अपनी ही पावर शेयरिंग की हुकूमती इत्तेहादी जमात को इस तरह की जलसा में धमकी देना, इसने बहुत से सवालात को जन्म दे दिया। यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून फौरन पैनिक में आ गई और उस पैनिक में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौरन हिदायत कर दी कि पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। कुछ वज़रा सामने आ गए नून लीग के, एहसन इकबाल साहब ने कह दिया, एक तरह से शिकवे का इजहार किया कि पीपल्स पार्टी के साथ तो कोई तहफ़्फ़ुज़ात होने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि बजट की तैयारियों में तमाम मराहिल पे पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया था। इसहाक डार साहब ने आज बयान दे दिया कि सैलाब मुतासरीन के हवाले से कोई बड़ा मसला नहीं है, 25 अरब का मामला है, ये तो फौरन हल कर दिया जाएगा। और इस वक्त जबकि हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपने एक मेहमान के साथ पीपल्स पार्टी के उनका रिकॉर्ड करेंगे, तो वज़ीर आज़म के साथ पीपल्स पार्टी के लोगों की मुलाकात जारी है, जहां पर यही नुक्ता डिस्कस किया जाएगा। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी ने अपने तय सियासी एतबार से एक बड़ा अहम मैसेज तो कन्वे कर दिया, और ये मैसेज, जैसे मैंने पहले गुजारिश की, एक ऐसे वक्त पे सामने आया कि जब नून लीग पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात की खबरें इलेक्शन ईयर को लेके आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू हो गई थी। अच्छा, इसके बाद अब नेक्स्ट क्या होगा? क्या ये मामला यहीं पे रुक जाएगा या पीपल्स पार्टी किसी नए मौजू को बुनियाद बना के नून लीग के साथ इख्तलाफ में जा सकती है, और इसका कहीं अल्टीमेट नतीजा पीडीएम प्लस पीपल्स पार्टी के हुकूमती इत्तेहाद के टूटने या एक सियासी इत्तेहाद के टूटने बिखरने की सूरत में सामने आ सकता है? और फिर क्या इलेक्शन में एक बार फिर मैदान में उतरती हुई नजर आएंगी पीपल्स पार्टी नून लीग आपस में हरीफ जमात के तौर पे? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो एक जो है वो डेवलप हो चुका है। इस पे बात करेंगे प्रोग्राम में सबसे पहले, और फिर आगे चल के हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा को, साबिक वज़ीर आज़म को अब कम से कम इस बात का इदराक हो जाना चाहिए कि उनकी सियासत का, उनके बयानिए का ना सिर्फ पाकिस्तान में खात्मा हो गया है, बल्कि दुनिया भर में भी उनका बयानिया, और इस बयानिए की बुनियाद पे, इस झूठे बेबुनियाद कमजोर बयानिए की बुनियाद पे जो उन्होंने एक तासुब आलमी सतह पे एक अपना इंटरनेशनल इमेज क्रिएट करने की कोशिश की थी, वो भी नाकाम हो चुका है। जो आलमी दुनिया है, खासतौर पे आलमी मीडिया है, वो क्वेश्चन कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के बयानात को। आपको अपनी स्क्रीन पे हम चलाते हुए दिखाएंगे भी, खासतौर पे रूस का जो एक इंतहाई मोतबर इदारा है आरटीटी, जो उनका सरकारी खबर रसा इदारा भी है, वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के जो है वो बातें जो है वो की गई हैं, कुछ तज्जिया पेश किया गया है। इस तरह द डिप्लोमैट एक और बहुत मोतबर आलमी जरीदा है, वहां पर भी कुछ सवालात उठाए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म के बयानिए के हवाले से, और उनके बयानिए को लेके सवालात जनरेट किए गए हैं। तो इसका वाज़ेह तौर पे मकसद और पैगाम यही लग रहा है, बल्कि यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह का जो बयानिया है ना सिर्फ पाकिस्तान में इस वक्त खत्म हो चुका है, उसकी कोई तासुर उसका बाकी नहीं रहा, कोई अफादियत उसकी बाकी नहीं रही, कोई अहमियत उसकी बाकी नहीं रही, बल्कि अब आलमी मीडिया ने भी, आलमी सतह पर भी इसको क्वेश्चन किया जा रहा है, और इस पर बड़े संगीन सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। इस पर जरा प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे, जो मैंने पहले गुजारिश की आपसे, पीपल्स पार्टी के नून लीग के साथ तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात, इख्तिलाफ़ात ये क्या रंग लेके आएंगे, इसी हवाले से क्वेश्चंस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा और वज़ीर आज़म के साथ मुशीर हैं बराए उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान, काबीना का हिस्सा भी हैं, जनाब कमर ज़मान कायरा साहब।
अस्सलाम वालेकुम कमर जमान कायरा साहब, सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। आपकी अब से कुछ देर के बाद वज़ीर आज़म से मुलाकात भी है इसी उमूर के हवाले से, जो बजट पे पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसहाक़ डार साहब कहते हैं कि ये इशू तो कोई बहुत बड़ा था ही नहीं, ये हल हो जाएगा। और एहसन इकबाल साहब भी कह रहे हैं कि बजट की तैयारी पे पीपल्स पार्टी, इत्तेहादियों सबको जो है वो एतमाद में लिया गया था। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से ये तहफ़्फ़ुज़ात कहाँ से अचानक नमूदार हो गए और क्या इन तहफ़्फ़ुज़ात के पीछे कुछ और सियासी वजूहात हैं सर? रीता, आपने देखी है ना बजट की किताबें, बजट की स्पीच, ये इतना एक लंबा कम्बरसम काम होता है। ये बहुत महीनों से ये काम शुरू होता है और अल्टीमेटली वो आके कंक्लूड होता है बजट डे पे, और उसकी पैसेज से पहले एक डिबेट होती है। तो जो प्रायोरिटीज पहले एनईसी में या बाकी फोरम्स पे या तजावीज के लेवल पे होती हैं मीटिंग्स में, जब वो बजट बुक्स में आती है तो हर एक मीटिंग जो कैबिनेट की घंटा भर की मीटिंग होती है, उसमें ये पॉसिबल नहीं होता कि आप किसी एक किताब को भी पढ़ लें। और बजट की तजावीज जो है ये खासी लंबी चौड़ी होती है, तो उन मीटिंग्स का खुलासा जो होता है वो बजट में पेश कर दिया जाता है। अब अगर किसी जगह पे हुकूमत के साथ या वजारत खजाना या प्लानिंग मिनिस्ट्री के साथ किसी सूबे का, किसी जमात का, किसी फर्द का इस बात पे इख्तलाफ है कि जो प्रायोरिटाइजेशन ऑफ बजट है ये हमारे ख्याल में दुरुस्त नहीं है, तो ये दुश्मनी नहीं हो गई, ये कोई इख्तलाफ करके कोई तोड़ फोड़ नहीं हो गई। ये आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करते हैं और डिबेट होती क्या है। बजट के अंदर होने वाली डिबेट बुनियादी तौर पे इसी बात का इकरार होती है, वरना तो बजट के ऊपर बहस की जरूरत नहीं है। मुस्लिम लीग ने पेश किया, जेयूआई पीपल्स पार्टी ने एग्री किया कि जी हमने कैबिनेट में पास कर दिया, खुदाफिज हाथ खड़ा करे, बजट पास हो गया। लेकिन बजट के ऊपर डिबेट खुद मुस्लिम लीग के कारकुन कर रहे हैं, उनके मेंबरान, उनके वज़रा कर रहे हैं, हमारे वज़रा, हमारे मेंबरान कर रहे हैं, दीगर जमातों के मेंबरान कर रहे हैं। उसके अंदर क्रिटिसिज्म भी है, उसके अंदर तजावीज भी हैं, उसके अंदर रीप्रायोरिटाइजेशन भी है, उसके अंदर हलकों के डिमांड्स भी हैं। तो उसी हवाले से पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे। पीपल्स पार्टी ने अपने उन खदशात का, अपने उन तहफ़्फ़ुज़ात का, अपनी उन प्रायोरिटीज का इजहार किया वज़ीर आज़म साहब से मीटिंग में। और उसके बाद क्योंकि आपने सवाल किए, मीडिया ने सवाल किए, उन सवालों के जवाब में हमने कहा, हमारे साथी किसी ने कह दिया कि जी ये हमारे मसाइल थे कि हमें फ्लड्स के विक्टिम्स के जो प्रॉब्लम्स थे उसके ऊपर उनकी हाउसिंग के लिए हमारे प्रॉमिस थे, बाकी चीजें, तो ये हमारी ख्वाहिश के मुताबिक या कमिटमेंट के मुताबिक या हमारे ख्याल के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, मजीद फंड दरकार है या इस एरिया में ज्यादा फंड दरकार है। तो उसको मीडिया में ये कर दिया गया कि जी पीपल्स पार्टी और उनके इख्तलाफात हो गए। अब उसके बाद बिलावल साहब उसको, और उसके बाद उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से बातें सुनी, बात हुई और कहा कि जी इसको ठीक कर लेते हैं। ये जो अचानक हुआ कि जी 25 बिलियन अप्रूव हो गया, ये भी पहले दिन तय हो गया था, क्योंकि ये पहले से कमिटेड था, ये पहले से एग्रीड फार्मूले हैं। और वजीर आजम साहब ने सिंध और बाकी इलाकों के जो सैलाब मुतासरीन थे उनके साथ वादा किया हुआ था, और उन्होंने हमारी जमात की कमिटमेंट को भी उन्होंने बहुत कंसर्न से सुना और कहा कि बिल्कुल उनका पहला हक है। इसी तरह कुछ दीगर अशिया थी जो पीएसडीपी के हवाले से थी, या कुछ मेंबर्स के फंड्स होते हैं बजट के ऊपर, सब लोग एतराज करते हैं टिल द पैसेज ऑफ बजट। अब बिलावल साहब ने एक जलसा आम में बातें की, जलसा आम में गुफ्तगू आप अपने कारकुनों को मुखातब कर रहे होते हैं और आप अपनी बात को वजन दे के कहते हैं कि जनाब अगर ये नहीं है तो हमारे लिए तो मुश्किल होगा वोट देना, मुश्किल होगा। ये उसको स्ट्रेस करने का एक रंग है। मेरा ख्याल है इसको इसी रंग में लेना चाहिए। मीडिया जिस रंग में लेके उसको डिबेट कर रहा है, और अगर उस पर कोई हमारा साथी या मुस्लिम लीग की तरफ से कोई साथी ये डिबेट कर दे कि जी हमने तो ये सारा कुछ पहले किया हुआ था, फला था, जिस तरह से इकबाल साहब ने कहा, अब मैं उसके ऊपर 10 एतराज डाल दूं तो आप तो कहेंगे देखो जी एक तरफ ये कहा गया, जवाब आया, जवाब आया, तो उससे तो एक बहस छिड़ जाएगी। तो ऐसा कोई हंगामा नहीं है। हाँ, हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात, कुछ इश्यूज थे जो हमने वज़ीर आज़म और उनकी टीम के सामने रखे और उनके ऊपर उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से गौर किया और मजीद करने का वादा किया। आज उसी सिलसिले में फिर मीटिंग है, इंशाल्लाह ये इशू रिजॉल्व हो जाएंगे। और जमातों के अंदर भी इख्तलाफ राय होता है मुख्तलिफ इशूज पे, बजट के ऊपर भी। हमारी अपनी हुकूमतें थी तो हम भी अपने वजीर खजाना पे एतराज करते थे। आज आप हुकूमती जमात के वज़रा और उनके मेंबरान की तकारीर सुने, आप उनका भी एतराज आपको नजर आएगा।
لیکن وہ تو اپنے اپنے حلقوں یا اپنے اپنی پرائرٹی کے لیے اعتراض ہوتے ہیں، وہ بجٹ کی مسترد کرنے کی یا عدم تعاون کی بات نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا کہ حکومت جماعت کے وزراء ان کے اراکین کی گفتگو سنیں، حکومت میں تو آپ بھی ہیں، آپ بھی حکومتی جماعت ہے، صرف نون لیگ ہی حکومتی جماعت نہیں ہے۔ حکومتی جماعت کے مراد میں مسلم لیگ کی کا ذکر کر رہا ہوں۔ جی بالکل، آپ بھی حکومتی جماعت ہیں۔ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ قاہرہ صاحب میڈیا کے اوپر ڈال دیا سارا معاملہ، لیکن معاملہ تب سنگین ہوا جب بلاول بھٹو صاحب نے ایک جلسے میں ایسی بات کی اور باوجود اس کے کہ بلاول میں نے ذکر کر دیا اس کا بھی۔ جی بالکل آپ نے فرمایا، بالکل آپ نے فرمایا۔ سوال میرا یہ ہے کہ بلاول صاحب خود بھی کابینہ کا حصہ ہیں، وزیر اعظم صاحب سے ملاقاتیں رہتی ہیں، پارلیمان کا حصہ ہیں، آپ سمیت دیگر سینئر لوگ کابینہ کا حصہ ہیں، پارلیمان کا حصہ ہیں، وہاں پر ڈبیٹ جنریٹ نہیں ہوئی، لیکن میڈیا پر آ کے جلسہ عام پہ آ کے دھمکی کی صورت میں جو ہے کہ جی ہم پھر ووٹ نہیں دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی خود چاہتی تھی کہ میسج اکراس جائے اس قسم کا کہ پیپلز پارٹی کے نون کے ساتھ تحفظات اور اعتراضات کا آغاز ہو گیا ہے یا اختلافات کا آغاز ہو گیا ہے، اور وہ بھی الیکشن ایئر میں۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیے ہم الیکشن لڑتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، ہم نے کشمیر میں الیکشن لڑا، ہم باقی جگہوں پہ الیکشن لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں، اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پیپلز پارٹی اس ملک کی سب سے بڑی، اور جنرلی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس ملک کی سب سے بڑی جمہوری جماعت ہے، سب سے زیادہ قربانیاں دینے والی جماعت ہے۔ آپ مسلم لیگ کی تقریر سنیں گے، وہ اپنی لیڈرشپ کو کہیں گے، وہ کہیں گے میاں نواز شریف کی قربانیاں بہت بڑی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سنیں گے، وہ کہیں گے کہ ہماری جماعت تو پاکستان بننے سے لے کے آج تک پاکستان کے دفاع کے لیے کھڑی ہے۔ سو ہر جماعت یہ کلیم کرتی ہے، وہ دوسری جماعتوں کی تعریفیں نہیں کرتی، اور جب وہ اپنے کارکنوں سے مخاطب ہوتے ہیں اپنے جلسوں میں، تو پھر وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے کارکن کو ایڈریس کرتے ہوئے دیگر مختلف الفاظ میں گفتگو کرتے ہیں۔ اب بلاول صاحب نے وہاں پہ بھی گفتگو کی اور ہم نے کمیٹی میں بھی گفتگو کی، آج بھی کریں گے، کوئی اس میں ایسا ایشو نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب الیکشن کی چونکہ بات ہو رہی ہے، بلکہ اس سے پہلے مجھے کوئک جواب دے دیں، آپ کی اب سے تھوڑی دیر بعد وزیر اعظم سے ملاقات بھی ہے اسی سلسلے کے حوالے سے، تو یعنی کہ بلاول بھٹو کی دھمکی کام کر گئی، آئندہ بھی آپ لوگ جو بھی کام کروانا ہوگا الیکشن سے پہلے پہلے کیا دھمکی دے کے کروائیں گے، جلسوں میں کروائیں گے یا کابینہ میں کروائیں گے، پارلیمان میں کروائیں گے؟ یہ نامناسب، یہ آپ کا نامناسب کمنٹ ہے، کوئی دھمکی نہیں ہے۔ ہم نے سوات والے جلسے سے پہلے میٹنگ کی، اس میٹنگ میں کچھ باتیں طے ہو گئیں، مزید کچھ چیزوں کے اوپر انہوں نے وقت لیا، آج ہماری اس کی پھر میٹنگ ہے۔ اچھا قاہرہ صاحب، آپ نے ابھی الیکشن کے حوالے سے بات کی، الیکشن ایئر کے حوالے سے آپ سے بات ہوئی، پیپلز پارٹی بار بار اس بات کا اعادہ کر رہی ہے، ری ایٹریٹ کر رہی ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے، لیکن اس کے باوجود ملک میں چہمگوئیاں جاری ہیں کہ شاید 2023 الیکشن کا سال نہیں ہے، شاید چیزیں ایکسٹینڈ ہو جائیں، پارلیمان حکومت کی مدت یا انٹرم سیٹ اپ جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے۔ سر کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ چہمگوئیوں کا تو کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ کوئی سنجیدہ گفتگو ہو تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، اس کے تو چہمگوئیوں والوں کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آئین پاکستان کے تحت ہر صورتحال کا ایک خاص جواب یا اس کا ایک علاج دیا گیا ہے۔ معمولات کے اندر زندگی اگر گزر رہی ہے اور آپ نے آئین کے مطابق حکومتیں چلانی ہے، آئین کے مطابق ملک چلانا ہے، اور اگر کوئی غیر معمولی صورتحال ہو گئی ہے، کوئی بہت سنجیدہ صورتحال ہو گئی ہے، کوئی دقتیں پیش آ گئی ہیں، تو وہ صورتحال بھی فورسی کرتے ہوئے آئین کے فریمرز نے اس کا علاج بھی آئین کے اندر دیا ہوا ہے۔ یہ جو ڈیبیٹ ہے اور ہمارے کچھ ساتھیوں کی طرف سے بھی میڈیا کے اوپر اس طرح کی گفتگو کی گئی، سوال فرض کرے آپ مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ کیا الیکشن ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں؟ اب ہونے کو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں ہو سکتے ہیں، لیکن اب اگر آپ کا سوال غائب ہو جائے اور جواب میرا باقی رہ کے دکھایا جائے تو کتنا بڑا ابہام ہوگا کہ قمر زمان کہرا نے کہہ دیا الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ اب وہ جو الیکشن ڈیلے ہونے کا آئین کیسا ہے، آئین کے تحت اگر کوئی جواز ہے تو آئین اس غیر معمولی صورتحال کا احاطہ کرتا ہے کہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے جس میں ایسا ممکن ہے، وہ کہ اگر ملک میں کوئی جنگ لگ گئی ہے، کوئی سول وار ہو گئی ہے، کوئی طوفان آ گیا ہے، کوئی وبا بہت بڑی آ گئی ہے، کہ الیکشن کا یا کوئی طوفان آ گیا ہے، الیکشن کا عملاً انعقاد ممکن نہیں رہا، تو پھر آئین خود ایک رستہ دیتا ہے۔ لیکن اس وقت ملک کے اندر ایسی تو کوئی صورتحال نہیں ہے، خدا نخواستہ نہ جنگ ہے، خدا نخواستہ نہ خانہ جنگی ہے، یقیناً صورتحال بہت ساری باتوں کی متقاضی ہے،
लेकिन किसी ऐसी सूरत हाल की मुतादी नहीं है या उसकी रिफ्लेक्टिव नहीं है कि जी मुल्क में खुदा न खास्ता इलेक्शन डिले हो जाएंगे या असेंबलियों की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। सो बाकी क्यास के घोड़े हैं, जो किसी की ख्वाहिश है वो दौड़ाता रहे। ठीक है, तो आपने बड़ा मुदल्लिल, बड़ा मुफस्सिल जवाब दे दिया, लेकिन ये कयास आराइयां, ये चहमगोइयां चूंकि सियासी और खासतौर पे हुकूमती हलकों के अपने अंदर ही हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि where there's a smoke there's a fire behind it। एक आखिरी सवाल आपसे पंजाब के हवाले से, क्योंकि आप खुद पीपल्स पार्टी को पंजाब में जो है वो हेड करते हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी इंतखाबी इत्तेहाद में जा सकती है, और क्या इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के साथ इत्तेहाद हो सकता है, या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो बाकी मानदा इस वक्त लोग हैं या जो चीजें हैं, क्या सीट बाय सीट एडजस्टमेंट हो सकती है इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी या पीटीआई के साथ, या फिर पीपल्स पार्टी के लिए आप समझते हैं कि फिजिबल रहेगा पंजाब की हद तक कि पीडीएम के साथ इत्तेहाद में? पहली बात तो यह है कि मैं पीपल्स पार्टी पंजाब का सदर था, अब नहीं हूँ। अब जिम्मेदारी मेरे दूसरे दोस्तों के पास है, बट मैं रिप्रेजेंट पंजाब, तो मैं आपसे गुजारिश कर लूँ, जहां तक ताल्लुक अगले इंतखाब के अंदर किसी इत्तेहाद का है या मशावरती अमल का है या तो कोई उनसे कुछ बात पूछी जाएगी, कोई चीजें इत्तेहाद की सूरत में एक्शन लड़ा जाएगा, अभी इसके बारे में ना हमारे यहाँ कोई डिस्कशन हुई है, ना हुकूमत या कैबिनेट के अंदर हुई है, ना हमारी जमात के अंदर हुई है। बाकी जमातों का मेरे इल्म में नहीं है, लिहाजा इसके बारे में अभी क्या सराहियां हैं, एक्सपर्ट्स अपना अपना ख्याल जाहिर कर रहे हैं। रही बात पीपल्स पार्टी और पीटीआई की, तो मुझे नहीं लगता, वैसे तो हम और मुस्लिम लीग भी कभी किसी दौर में बहुत दूर दूर से और फिर इकट्ठे हो गए, लेकिन पीटीआई के रवैये, पीटीआई मीन्स इमरान खान और उनके साथियों के रवैये अभी भी इस बात के मुतकादी नहीं है, रिफ्लेक्टिव नहीं है कि वो किसी तरह का मशावरत या किसी तरह की आपस में मिलजुल के बैठ के कोई रास्ता निकालने की बात करने को तैयार है। अभी तक तो वो तैयार नहीं है, लिहाजा ये सवाल ही नहीं बनता। तीसरा, जो नई जमात खड़ी की गई है उसका तो अभी खुद पता नहीं वो किस सूरत में इलेक्शन में जाएंगे, क्या करेंगे। मेरी जमात की अपनी कोशिश जरूर है कि जो लोग हमारी जमात को से अलग करके उधर भेजे गए थे इमरान खान की तरफ, अब वो वापस अगर आ रहे हैं या आना चाहते हैं, तो उनके लिए पीपल्स पार्टी को कोशिश भी करनी चाहिए, स्पेस भी रखनी चाहिए कि वो वापस आए अपनी जमात के अंदर, क्योंकि वो पुराने पीपल्स पार्टी से मुतालिक लोग हैं, तो ये तो एक अच्छा अमल है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायद साहब, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए उमर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान हमसे बात कर रहे थे, और जो मुख्तलिफ मामलात हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी को दरपेश, खासतौर पर बजट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात, और आगे इलेक्शन की सूरत हाल क्या बन रही है, उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम में डिस्कशंस को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और प्रोग्राम में कुछ मजीद मौज़ूआत के हवाले से डिस्कशन करेंगे, कुछ मजीद सवाल जवाब करेंगे। खासतौर पे जो पहले हम एक डिबेट जनरेट कर रहे थे कि मुल्क में इंतखाबात का मुस्तकबिल क्या होता हुआ नजर आ रहा है, और खासतौर पे पंजाब में किस पार्टी की तरफ झुकाव जो है अवाम का वो ज्यादा रहेगा, अवाम किसको मुंतखब करने में इस वक्त इंटरेस्टेड नजर आती हैं, और जो एक नई पावर डायनामिक्स क्रिएट हो रही है खासतौर पे इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी को आईपीपी को लेके, तो अब उसका मुस्तकबिल क्या है, और नून लीग और पीपल्स पार्टी का आपस का मुस्तकबिल क्या है, इस पे डिबेट करेंगे। और कुछ जो हमने पहले बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन, अब उनका जो बयानिया है वो आलमी सतह पे गैर मौसर हो चुका है, वो अपनी अफादियत, अपनी अहमियत खो चुका है। उस हवाले से हमने मुख्तलिफ जो आलमी जरीदे हैं, जो आलमी मीडिया हाउसेस हैं, उनकी रिपोर्टिंग किस तरह से है, उनका एनालिसिस किस तरह से है, उनका तासुर क्या है, उनका इमेज क्या है, वो आपके सामने रखा था। खासतौर पे रूस का जो मीडिया हाउस है आरटी, उसकी खबर आपके सामने रखी थी। डिप्लोमेट अमेरिकन मीडिया हाउस है, उसकी खबर आपके सामने रखी थी। और फॉरेन पॉलिसी, उसका भी एक आर्टिकल सामने आया है। तो ये तमाम वो एनालिसिस है, ये तमाम वो खबरें हैं, तमाम वो रिपोर्टिंग है जो कि अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सरबरा और साबिक वज़ीर आज़म के बयानिए को क्वेश्चन कर रहे हैं, और बड़ी सख्ती के साथ इसको क्वेश्चन कर रहे हैं। बहरहाल सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद है मुराद राज साहब,
पंजाब से मरकजी सियासतदान हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को अब ज्वाइन कर चुके हैं। मुराद राज साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। और बजट के हवाले से अगर बात की जाए, खासतौर पर विफाकी बजट के हवाले से नून लीग पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं। IMF का प्लान दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। आपकी पार्टी मुल्क को इस्तेहकाम देना चाहती है, आपने इसका नाम भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी रखा है। लेकिन जब तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक मुल्क में किसी और किस्म के इस्तेहकाम का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो इस वक्त जो विफाकी बजट की सूरत हाल है, इख्तलाफात हैं हुकूमती जमात के दरमियान, IMF की डील नहीं मिल पा रही है, आपको लगता है कि ये मईशत को संभाला दे पाएगा तवील अरसे तक, ये सब चीजें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू गरीदा, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ कि देखें, जो स्टेबिलिटी आएगी ना, होपफुली वो आएगी जिसको भी मैंडेट मिलता है एक फ्रेश इलेक्शंस के साथ। क्योंकि आपने देखा है कि जो बाहर वाली कमिटमेंट्स भी हैं, होपफुली वो उसी के साथ आए, जिसको भी 5 साल का मैंडेट मिले, और जो भी हुकूमत में आता है थ्रू द पीपल। एट द सेम टाइम देखते हैं कि भी केयर टेकर सेटअप क्या सब चीजें आती हैं, क्योंकि देयर आर मल्टीपल इश्यूज। आप देखें तो जो इकोनॉमिकल इश्यूज हैं, का जो हादसा हुआ भी, आप लोग यहाँ से छोड़ के जाना चाह रहे हैं, और आप ये सोचें कि के इतने हालात खराब हो चुके हैं। सो जो आपने बात की बिल्कुल ठीक है। आई थिंक नंबर 1 प्रायोरिटी इज इकोनॉमिक कंडीशंस, क्योंकि जब इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक होगी तो बाकी चीजें भी सेटल डाउन कर जाती। सो आई थिंक हमारा भी यही टारगेट है नंबर 1, कि मेरे ख्याल से इकोनॉमिक कंडीशंस को कैसे संभाला जाए, उसके लिए उस पर बातचीत भी हो रही है, मीटिंग्स भी हो रही है। मगर आई थिंक हमारा भी जो नंबर 1 एजेंडे पे इस वक्त चीज है वो अपकमिंग इलेक्शंस है। ठीक है, अपकमिंग इलेक्शंस, तो इस इलेक्शंस में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास, ठीक है, इस वक्त बड़े बड़े नाम आपके पास आ चुके हैं, लेकिन फिर भी इतने बड़े नाम नहीं है या इतना बड़ा नंबर आपके पास नहीं है कि आप अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सके। तो डेफिनेटली या तो आपको इत्तेहाद में जाना पड़ेगा या कोई और आपको जो एक डायनामिक है वो फॉलो करनी पड़ेगी। तो पंजाब में खास तौर पे कौन सी जमात आपके लिए फिजिबल लगती है, नून लीग या पीपल्स पार्टी, जिसके साथ आप लोग इत्तेहाद में जा सकते हैं? मेरे ख्याल से दोनों फिलहाल तो हमने अभी कोई इस तरह की चीज डिसाइड नहीं की। बिल्कुल भी, वी आर एन इंडिपेंडेंट पार्टी, और अभी तो सिर्फ पहला फेज आया है। अभी अभी सिर्फ पहला फेज। मुराद राज साहब, आपका स्काइप जो है वो जरा प्रॉब्लम कर रहा है, एक ब्रेक लेते हैं। स्काइप का सिग्नल मुराद राज साहब का डाउन है, उसके बाद प्रोग्राम में वापस आते हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुराद राज साहब से हम बात कर रहे थे, पंजाब के मरकजी सियासतदान हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, और मुराद राज साहब के हमारे साथ मौजूद हैं भी इस वक्त। ठीक है, मुराद राज साहब से रब्ता करने की कोशिश करते हैं, और उनसे हम ये बात ये कर रहे हैं कि इस वक्त पंजाब की सूरत हाल बनेगी क्या, पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी किसके साथ इत्तेहाद में जा सकती है, पंजाब का सियासी मंजरनामा क्या बन सकता है, और इक्तदार किसके हाथ में आ सकता है। क्योंकि पाकिस्तान की तारीखी हकीकत यही रही है कि जो इस्लामाबाद में इक्तदार हासिल करना चाहता है उसे पंजाब में बड़े नंबर्स इक्तदार के लिए हासिल करने पड़ते हैं। दूसरी तरफ आज एक और डेवलपमेंट भी हुई है पंजाब में, जहां पे चौधरी परवेज इलाही से चौधरी इशरात हुसैन की मुलाकात हुई है, और ये आपके इल्म में है कि चौधरी परवेज इलाही चौधरी इशरात हुसैन के दरमियान न सिर्फ फैमिली की सतह पे बल्कि जमात की सतह पर भी मौजूद रहे हैं। सो क्या इसके बाद दोनों के दरमियान कोई बर्फ पिघल सकती है, मामला बेहतर हो सकते हैं? हमारा मुराद राज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुराद साहब, आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे आ रही है। जी, सवाल आपसे ये था, उसका स्काइप कनेक्शन आपका डिस्टर्ब हो गया था। सवाल आपसे ये था कि पंजाब में इक़्तिदार के लिए जाहिर है इस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास बड़े नाम तो मौजूद हैं, लेकिन इतने बड़े नाम मौजूद नहीं हैं कि आप लोग तने तनहा विफाक में हुकूमत बना सकें। सो पंजाब में इत्तेहाद के लिए किसकी तरफ झुकाव आपका जो है फितरी हो सकता है, नून लीग या पीपल्स पार्टी की तरफ?
دیکھیں میں آپ کو اس وقت بتاؤں کہ بالکل بھی اس چیز پہ کوئی بات اس وقت نہیں ہو رہی، کیونکہ ابھی جو لوگ آئے ہیں وہ تو صرف پہلی جنہوں نے جوائن کیا پریس کانفرنس میں سب چیزوں میں، ابھی آپ کو نظر آئے گا کہ مور پیپل آر کمنگ جو پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم پورا مقابلہ کریں گے الیکشنوں میں، اور ہمارا ابھی تک کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کسی سے کوئی بات نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی سے نہ پی ایم ایل این سے مل کے الیکشن لڑنے کی یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں. اگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو الیکشنوں کے بہت قریب جا ہوگی، مگر میرے خیال سے آئی ڈونٹ تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی دا بیسٹ تھنگ فار اس رائٹ ناؤ. اچھا ٹھیک ہے، لیکن آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مراد راز صاحب؟ کیونکہ اس وقت سیاسی ڈرائنگ رومز میں گفتگو تو یہی ہو رہی ہے، قیاس آرائیاں یہی کی جا رہی ہیں کہ شاید اس سال بھی الیکشن نہ ہو سکے. تو کیا آپ کو عام انتخابات اس سال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں ہوپ فلی سب کی یہی ہے خواہش کہ الیکشن ہوں انشاءاللہ تعالی، اور ہونے بھی چاہیے، کیونکہ پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ پنجاب اور کے پی کے نہیں ہو سکے ٹائم پہ. سو ہوپ فلی ہو تاکہ ملک کو دیکھیں ہم ایک سمت میں تو ڈالنا ہے، کیونکہ بہت ضروری ہے اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے. سو میرے خیال سے ہوپ فلی ایوری بڈی از ہوپنگ، میرے خیال سے سب چاہ رہے ہیں کہ ایک ٹائم پہ الیکشن ہوں، سارے اکٹھے ہوں اور ملک کو ہم آگے چلائیں. ٹھیک ہے، اور ایک بار پھر آپ سے اکانومی کی سچویشن کے حوالے سے ہی جاننا چاہوں گی کہ آپ کے نزدیک اس سارے مسئلے کا، کیونکہ معاشی عدم استحکام کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے، مزید بحرانی کیفیت ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اس کا حل آپ کے نزدیک کیا ہو سکتا ہے، شارٹ ٹرم بھی اور لانگ ٹرم بھی؟ جی اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ملٹیپل پرونگز پہ کام کرنا پڑے گا. دیکھیں انٹرنیشنل جتنے بھی آپ کے پارٹنرز ہیں یا ملک ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے جن کے پاس مینڈیٹ ہو 5 سال کا یا ایک ٹرم کا. آئی ایم ایف بھی آئی تھنک ادھر ہی پھنسا ہوا ہے جہاں پہ وہ چاہ رہا ہے کہ آبویسلی جس گورنمنٹ کے پاس مینڈیٹ ہو اگلے 5 سال کا، تو ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے میرے خیال سے چیزیں سیٹل کی جائیں. آپ کے جو جتنے لائک سعودی عربیہ، لائک چائنا، لائک رشیا، لائک جتنے بھی لوگ ہیں، میرے خیال سے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سب چاہتے ہیں کہ ایک اسٹیبل حکومت کو دیے جائے، جن کے ساتھ کیا جائے جون سے بھی فائنینشیل فنڈنگ، ہیلپ، جو بھی کرنا ہے وہ ان کے ساتھ کیا جائے. تو میرے خیال سے آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے الیکشنز کوڈ بی دا اونلی وے جس میں آپ شارٹ ٹرم بھی اور لانگ ٹرم بھی، کیونکہ دیکھیں اگر آج سے الیکشن کوئی سال بعد ہوتا یا 1.5 سال بعد ہوتا تو مے بی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑتی. مگر میرے خیال سے اگر الیکشنز اب سر پہ آ ہی گئے ہیں اور باقیوں کی طرف سے بھی آپ کو کائنڈ آف یہ ویوز آئی ہیں کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان سے بات چیت کی جائے جن کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہو، تو آئی تھنک وی شوڈ فوکس آن دیٹ، اور باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جب بھی سب کچھ ہونا ہے. ٹھیک ہے، مراد راز صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اقبال ظفر جھگڑا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم جھگڑا صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل، بہت کلیئرلی آ رہی ہے. جھگڑا صاحب ایک تو یہ جھگڑا پڑ گیا ہے بٹوین نون لیگ اینڈ پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی نے دھمکی دے دی کہ جی ہم بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے جب تک کہ ہمارے تحفظات دور نہ کیے جائیں گے، اور وہ کہ تحفظات اتنے بڑے نہیں تھے جو وزیر اعظم کے ساتھ اکیلے ملاقات میں یا کابینہ کے اندر یا پارلیمان کے اندر ڈسکس نہ کیے جا سکتے، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے اس کو ایک جلسہ عام میں ان تحفظات کو اپنا جو ہے وہ اظہار کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عوام کے سامنے میسج دینا چاہ رہے تھے کہ نون لیگ کے ساتھ آل از ناٹ ویل. اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ الیکشن ایئر میں داخل ہوتے ہی الیکشن کی آمد ہے، پیپلز پارٹی نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے اور نون لیگ کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ وہ کہاں کھڑی ہے. جھگڑا صاحب جی دیکھیں بات یہ ہے کہ نون لیگ ماشاءاللہ جہاں کھڑی ہے اس کو وہاں کھڑا ہونا چاہیے. وہاں پر زرداری صاحب کے جو پروگرام ہے، ہمارے بہت قابل احترام ساتھی ہیں اس وقت، جو ہمارے یہ الائنس ہے، یہ ایسا الائنس ہے کہ یہ الائنس رہے گا تو حکومت رہے گی، اگر یہ الائنس نہیں رہے گا تو حکومت نہیں رہے گی، نہ زرداری صاحب رہیں گے، نہ مولانا صاحب رہیں گے، نہ ہم رہیں گے. تو یہ چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے.
देखिए, इलेक्शन के लिए हम इंशाल्लाह हमेशा तैयार रहे हैं, रहेंगे, कभी हम इलेक्शन से भागे नहीं हैं। पीपल्स पार्टी हमारी मैंने आपको कहा कि अलाइड पार्टी है और हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है जमहूरियत की, जब बात आ जाती है सियासत की, बात आ जाती है उसूलों की, तो वहाँ मुस्लिम लीग नून किसी सूरत में ये नवाज शरीफ का बयानिया है। वो कहते हैं कि मैंने अगर सियासत करनी है तो वो ऐसी सियासत होगी जिसमें किसी के लिए ऐसी जगह नहीं होगी कि वो अपनी मर्जी करे। वो मर्जी, मैं चाहता हूं कि यहाँ इस मुल्क में अगर हमने जमहूरियत को दाम देना है तो फिर हमें ये चीजें पसे-पुश डालनी पड़ेंगी और हमें जमहूरियत को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए ये मैं एक कहने से कासिर नहीं हूँ कि इंशाल्लाह जो बयानिया नवाज शरीफ का है, हम इस मुल्क में जो देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो इंतखाबात बयानिया नवाज शरीफ का है वो ये है कि मुल्क को अगर बचाना है तो उसका एक ही रास्ता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और उन्होंने ये कहा है कि अभी तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जाएंगे ना लंदन, नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और उसके बाद पता चलेगा कि इलेक्शन करवाने का मूड है भी नून लीग का या नहीं है। पीपल्स पार्टी तो अपने मौके पे डटी हुई है, ये इलेक्शन आपने इसी साल करवाने हैं। ये तो आप बिल्कुल भुला दें कि नून लीग कभी इलेक्शन से पीछे हटेगी। वो ये मैंने आपको बताया ना, नवाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क को बचाना है तो अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन जरूरी है, अगर ना हुए तो लेट हो जाए, चले अर्ली 24 में हो जाए, लेकिन इलेक्शन कराना नून के लिए सवाल नहीं पैदा होता। जीतते हैं या हारते हैं, इलेक्शन इस मुल्क और कौम को बचाने के लिए करना पड़ेगा। अभी जो बिलावल भुट्टो ने जलसे में धमकी दी कि हम बजट पास नहीं करवाएंगे अगर हमारे तहफुजात दूर न किए गए, सैलाब मुतासिरीन के पैसे न दिए गए 25 अरब के, जो मैंने कहा कि कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, ये काबीना के अंदर वज़ीर आज़म के साथ अकेले मुलाकात में पार्लियामान के अंदर वैसे भी डिस्कस हो सकता था। लेकिन झगड़ा साहब, क्या आप समझते हैं कि इस किस्म का जलसा आम में बिलावल ने ये बात करके क्या पीपल्स पार्टी ने नून लीग की हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है या आपको अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की है? देखिए, मैं बहुत अफसोस के साथ कहता हूँ, बिलावल इसका बेटा है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का। मैं मोहतरमा वो लीडर थी जिसको मैं आज भी भुला नहीं सकता। मैं सेक्रेटरी जनरल ARD था और ये यूके में हमारी मीटिंग हो रही थी और बहुत लंबी कहानी है वो, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बेनज़ीर ने कहा कि जी जो बात झगड़ा साहब कहेंगे, मखदूम अमीन फ़हीम ने कुछ बात की कि ये इस तरह तो नहीं हो सकेगा। उसने कहा अगर झगड़ा साहब ये कह रहे हैं तो वही होगा। मैं आपको अमीन फ़हीम साहब ये कहती हूँ कि मेरी दुआ रहती है कि काश झगड़ा साहब मेरी जमात में होते। तो ये यहाँ तक बातें हो चुकी हैं और जमहूरियत पर कोई सौदेबाजी जो है मुस्लिम लीग नून के लिए जस्ट आउट ऑफ क्वेश्चन। ये आप मुझसे लिख के ले लें, जो मुझसे कमिटमेंट लेना चाहें, जो शर्त लगाना चाहें वो लगाएं, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अच्छा, ठीक है। और इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है, IMF का प्लान नहीं मिल रहा, इत्तेहादी जमातें आपकी अपनी नाराज हो चुकी हैं, आपकी अपनी हुकूमत के अंदर से लोग जो हैं, आपके वजीर, आपके मुशीर, आपकी पार्टी के अपने अंदर के लोग, वो बजट पे तनकीद कर रहे हैं, IMF का प्लान ना मिलने पे तनकीद कर रहे हैं। क्या आपने समझते हैं कि आपकी हुकूमत की, नून लीग की हुकूमत की नाकामी साबित हो रही है मुआशी प्लान? देखिए जी, नून लीग की माशाल्लाह मुआशी जो सूरत हाल है इस मुल्क में, मईशत की जो मसले हुए हैं वो आज के नहीं हैं। वो तो देखेंगे मेरे ख्याल में कि 1970 के बाद मईशत में जो हमारा हाल है और जो IMF के हम काबू में हैं, आज IMF वो ड्रामा खेल रही है हमारे साथ। वो अपने जो भी शराइत हैं वो मनवा के हमें आगे ला रही है। हम अगर नहीं मानते, डार साहब ने उनको कहा भी है कि हम ये नहीं है कि आप हमें ब्लैकमेल करेंगे तो हम कुछ करेंगे। हम ये मानते हैं कि हमारे मुल्क को जरूरत है और IMF की जरूरत है, लेकिन IMF अगर हमें ब्लैकमेल करेगी
तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम उनके सामने सर झुका लें। सर झुकाने वाली बात नहीं होगी, सर उठा के चलेंगे, और उठा के चलेंगे, ये साबित करेंगे कौम के सामने कि हमने अगर हुकूमत अपने हाथ में ली है तो वो कौम की खिदमत करने के लिए है, ना कि हमने घर बैठ के और IMF की डिक्टेशन सुनकर उसके ऊपर जो है तो कोई सौदेबाजी करनी। बजट जो है, बजट का मैं ये आपको बता दूं, बजट ये धमकियां जो दे रहे हैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बजट हर सूरत में पास होगा, बजट की कोई रोक ही नहीं सकता। मैं ये आपको ये भी कह सकता हूँ कि बजट पास करने के लिए अगर जरूरत पड़े तो अपोजिशन वाले भी आपको वोट देंगे, लेकिन बजट को नाकाम होने कोई नहीं दे सकता। ये तो बिल्कुल अजर में शम्स है कि बजट बजट होता है, बजट को रोकना जो है वो किसी के पास की बात नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, मुराद राज साहब। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का आपका बहुत शुक्रिया। आज इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।